जैसा कि आप सबको पता ही है कि ट्रैवल पर्पस के लिए पासपोर्ट को ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप भी ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और आपने अभी तक अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दी गई कुछ गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हमें पासपोर्ट इशू करती है, उसके द्वारा कौन कौन सी गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट इजीली इशू हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई करते समय किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, तभी आपको क्लियर होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कौन कौन सी नई नई गाइडलाइंस दी गई हैं। तो वन बाय वन हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अगर गाइडलाइन की हम बात करें तो अगर आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट है और जब आप अपना ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहां आपसे पूछा जाता है कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट है फिर भी आप यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पुराना पासपोर्ट है। जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो रिकॉर्ड है वो पासपोर्ट ऑफिस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आप यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फाइल को होल्ड पर रख दिया जाता है और आपको यहाँ पर पासपोर्ट भी इशू नहीं किया जाता। तो इसलिए जब भी आपने री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपने री इशू ऑफ पासपोर्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। नंबर 2, जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो आपका आधार कार्ड है वही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो भी आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना मास्क आधार कार्ड यूज नहीं कर सकते। मास्क आधार कार्ड में आपका आधार कार्ड नंबर कंप्लीट मेंशन नहीं होता, इसलिए आप यहाँ पर अपना मास्क आधार कार्ड यूज नहीं कर सकते। नंबर 2, आपका जो आधार कार्ड है उस पर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उस पर आपके जो सिग्नेचर हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए और ग्रीन कलर का टिक भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड वाला आधार कार्ड है और क्वेश्चन मार्क का साइन गिवन है उसके ऊपर, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने आधार कार्ड में अपने सिग्नेचर को वेरीफाई करना है। तो ये भी आप इजीली घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके अपने सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं और आपने अपना वही आधार कार्ड अपने साथ कैरी करना है जब भी पासपोर्ट ऑफिस आप विजिट करोगे। नंबर 3, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने भी जरूरी हैं, जैसा कि आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आप री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट भी होना जरूरी है। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं। तो यहाँ पर अगर हम कैटेगरी की बात करें तो पासपोर्ट को आप 2 कैटेगरीज के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ECR एंड सेकेंड वन इज नॉन ECR। ECR मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, मीन्स अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पर ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। नॉन ECR पासपोर्ट मीन्स अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय आपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ में लगाते हैं, जैसा कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट या फिर इससे हायर एजुकेशन की मार्कशीट लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हमें पासपोर्ट इशू करती है उसकी तरफ से एक नॉन ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो आपके पास ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने भी जरूरी हैं। तो डॉक्यूमेंट्स तो होने आपके पास जरूरी है ही, बट इन सब डॉक्यूमेंट्स में आपकी जितनी भी डिटेल्स मेंशन होती है, जैसा कि आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपके फादर्स का नेम, आपके स्पाउस का नेम, यानी कि जितनी भी डिटेल्स मेंशन होती हैं ये सारी डिटेल्स सभी डॉक्यूमेंट्स पर सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक किसी डॉक्यूमेंट पर आपका नेम कुछ और है, दूसरे डॉक्यूमेंट पर कोई नेम आपका कुछ और है। क्लियर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिटेल्स में किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक है तो इस केस में भी आपकी एप्लीकेशन फाइल को होल्ड पर रख दिया जाता है और आपको यहाँ पर पासपोर्ट भी इशू नहीं किया जाता। तो इसलिए जब भी आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन पहले से ही करवा लेनी है अगर किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक है। ओके। नंबर 4, जब भी आप एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और यानी कि अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं
तो इस केस में आपसे आपके एड्रेस से रिलेटेड भी डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो इस केस में आपसे पूछा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो दोनों डिफरेंट है, यानी कि पहले आप किसी और स्टेट में रह रहे थे, अब कुछ सालों से आप किसी और दूसरी स्टेट में रह रहे हैं, बट आप यहाँ पर जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने प्रीवियस स्टेट वाला जो एड्रेस है वही एंटर करते हैं, अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर नहीं करते, यानी कि दोनों में आप क्या करते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस ही एंटर कर देते हैं। तो इस केस में भी आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता। तो इस केस में भी आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको होल्ड पर रख दिया जाता है, क्योंकि जब भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो इस केस में आपने अपने दोनों एड्रेस ही मेंशन करने होते हैं। तो जरूरी है कि आप यहाँ पर अपने दोनों एड्रेस मेंशन करो, तभी आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको सक्सेसफुली सबमिट किया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया जाएगा और आपको एक पासपोर्ट भी इश्यू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। तो अगर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि अगर आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं और वहां आपसे अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और उस टाइम पर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता, तो इस केस में भी आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको होल्ड पर रख दिया जाता है और आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता। देन लास्ट है हमारे पास फेक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, यानी कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया है, अब जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करोगे, वहां आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो इस केस में अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इस केस में भी आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको होल्ड पर रख दिया जाता है और आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता। तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। आई होप आपको इन सब गाइडलाइंस के बारे में क्लियर होगा कि आपने यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आपने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए फिल करना है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।